हाय गाइस, दिस इज़ बिट्टू एंड वेलकम टू विजडम मेकर्स। हमने इससे पहले की 3-4 वीडियोस में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि बुद्धिज़्म का ही पार्ट है। और उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला है द संघा। संघा क्या है? तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म केम टू बी नोन एज संघा। इसको संघा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिज़्म कैसे पढ़ाते थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन को संघा के नाम से जानते थे। ठीक है, बाद में ये संघा जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगा इंस्टीट्यूशन के रूप में। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके माध्यम से जो प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के वो फैलाए गए दुनिया में। तो पहला है मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे हुआ? द मेंबर ऑफ द मोन्सिकिक ऑर्डर वेयर कॉल्ड द भिक्षुक। इनको मॉन्क बोला जाता था, जो इनके मेंबर होते थे। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता था? मॉन्क बोला जाता था। आगे देखिए, दे वे मॉन्क्स एंड द भिक्षुरु। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? भिक्षुनीस। या तो इनको भिक्षुक, एक मिनट, या तो इनको भिक्षुक या फिर भिक्षुनीस बोला जाता था नंस। ठीक है, दे वेर रिक्वायर्ड टू रिनाउंस द वर्ल्ड बिफोर ज्वाइनिंग द संघा। ठीक है, मतलब इनको बोला जाता था दुनिया त्याग दो अगर संघा ज्वाइन करना है तो। ठीक है, द मिनिमम एज वाज 15 ईयर्स। 15 साल होता था इसके मेंबर को ज्वाइन करने के लिए। 15 साल के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 15 ईयर से पहले नहीं ज्वाइन कर सकते। और इसके मेंबर्स को प्रतिज्ञा करनी होती थी। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि एंड शरणम शरणम गच्छामि। कहने का मतलब है कि मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ और सभी रिलीजन त्याग मोह माया को त्यागता हूँ। ठीक है ना। और ये कितने साल की ट्रेनिंग होती थी? 10 साल की ट्रेनिंग होती थी। ध्यान रखने वाली बात है। अगला है 10 कमांडमेंट्स। ठीक है, 10 कमांडमेंट्स की बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इनमें है पहला सही बोलना है, दूसरा सच बोलना है, दूसरा है ब्रह्मचर्य को अपनाना है, तीसरा है हार्म नहीं करना क्रिएचर को, चौथा है कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखना है, पांचवा है कि म्यूज़िक और डांसिंग को प्रेफरेंस देना है, म्यूज़िक और डांसिंग को सन करना है, मतलब कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है। टू टेक द स्किल ओनली इन द फिक्स्ड आइटम्स। ये देखिए फिक्स टाइम्स, मतलब कि जो फिक्स टाइम्स है उसी में आपको क्या करना है? भोजन लेना है। ये म्यूज़िक का बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं था। मतलब इसमें यह है कि आप कहीं भी डांसिंग और ये सब जो है अननेसेसरी वो सब नहीं करना है। नॉट टू यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब कोई भी ऐसी काम नहीं करनी है इंटॉक्सिकेंट वाली। उसके बाद है सेंटेड गुड्स का यूज़ नहीं करना। उसके बाद है नॉट टू स्लीप ऑन कजन्स, जो आपके तकिए होते हैं, बेड होते हैं या गद्दा होता है उस पर नहीं सोना है। नॉट टू कीप मनी, पैसा नहीं रखना। पैसे की क्या ज़रूरत है जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कुछ किसी चीज़ खरीदने की। तो अगला है विहारास। विहार होते हैं जहाँ पे भिक्षुक जो हैं और या भिक्षुनिस जो हैं वो एक डिफरेंट पार्ट्स का होता था। एक जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं कंट्री में 8 महीने के लिए। ठीक है ना, एक साल में 8 महीने के लिए वहाँ पे रहते हैं और उस जगह को बोलते हैं विहाराज। इसी के नाम पे तो बिहार पड़ा, मैंने बताया था आपको। दे हैड टू स्लीप विहाराज विच हैड सेपरेट सेक्शन फॉर मेन, और वुमेन के लिए अलग अलग सेक्शन होता था, रूल रेगुलेशन होते थे। ठीक है ना, एंड उसमें डेसिबल्स होते थे अलग अलग। ठीक है, और डेसिबल्स ही रहते थे। उसके बाद विहार में जो मेंबर होते थे वो चैस्टिटी एंड एस्थेटिक एंड डेविएशन और पेंटी का काम किया करते थे। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा जो बिहार के मेंबर होते थे वो कहीं ना कहीं इसमें सर्वगुण संपन्न जिनको बोलते हैं वो होते थे। ठीक है, तो वैसे मेंबर्स ही इसमें रहते थे। अगला है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म क्या है? तो डेलिब्रेशन क्या हुआ कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। ठीक है ना, कनिष्क के टाइम में बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हुआ और ये 2 सेक्शन में बट गया। ठीक है, एक हो गया हिनाया और एक हो गया महायान। जैसे कि जैनिज्म बटा था आपका श्वेतांबर दिगंबर में, वैसे ही ये बट गया हिनाया और महायाना में। तो हिनाया क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं। तो हिनायन स्टूड फॉर द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्ध इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये इनकी स्पिरिट और के बारे में बात करते हैं, ये इनमें बिलीव करते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाइट करते हैं, ये नहीं मानते कि गॉड होता है कुछ। ठीक है ना, तो इसीलिए 8 पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, सेल्वेशन के लिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इट सन्स आइडियल वर्सन बट डज नॉट बिलीव दैट बुद्धा वाज गॉड। ये नहीं मानते कि बुद्ध जो है वो भगवान हुआ करते थे। ठीक है, बुद्ध को एक ह्यूमन बीइंग मानते थे कि एक मानव है और भगवान नहीं है ये। ठीक है ना, बस यही मानते थे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और निर्वाण करके अपने लाइफ को, ये एक मानव है। ठीक है, पाली वाज यूज्ड बाय द फॉलोअर ऑफ हिनाया एज द लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर।
तो पाली लैंग्वेज यूज करते थे। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? पाली। चलिए आगे देखिए, हिनाया कहाँ हुए? तो हिनाया सेक्ट इज़ फाउंड इन द इंडिया। इंडिया में देखने को मिलता है, श्रीलंका में, म्यांमार में, कंबोडिया में और लाओस में, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, अगला है महायान। महायान क्या करते हैं? तो महायान के बारे में देखते हैं। तो महायान का मतलब ही है ग्रेटर व्हीकल ऑफ सेल्वेशन। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का। ठीक है, महायान ये मानते थे कि बुद्ध जो थे वो गॉड के ही अवतार थे। ठीक है, और वो इसको इंश्योर करते थे सेल्वेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट ये गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसात्वाज। बुद्धिसात्वाज का मतलब बुद्ध का जो गॉड के रूप में मानना, ये कहने का मतलब कि ये डेवलप हुआ उनके दिमाग में। और ये मतलब कहने का मतलब हिनाया गॉड में नहीं विश्वास करते थे, लेकिन महायान करते थे। हिनाया बुद्ध को एक ह्यूमन बीइंग की तरह मानते थे, लेकिन ये क्या मानते थे? गॉड की तरह मानते थे। ठीक है, तो महायान के हिसाब से देखें तो बोधिसत्व जो हैं ये क्या होता था? बुद्धिस्ट का होली प्लेस होता था। ठीक है ना, वर दोज होली बुद्धिस्ट, सॉरी होली प्लेस नहीं, बुद्धिवास जो होते थे वो एक धार्मिक, मतलब कि जो होली बुद्धिस्ट होते थे वो होते थे। ठीक है, जो कि निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, वो जो कि निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये बाद में क्या हुआ कि दे मेड देयर गोल टू अटेंड स्वर्ग। ठीक है ना, ए स्टेट ऑफ ब्लिस, मतलब स्वर्ग का आपने नाम सुना होगा हिंदी में। ये इनका कहने का मतलब ये था कि इनका मेन मकसद था स्वर्ग की प्राप्ति करना, इसलिए अपने आप को ऐसे बना के रखते थे। ठीक है, तो द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड बुद्धिज्म बिकम द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ महामाना जो है दो लोगों की पूजा करते थे, बुद्धा एंड बुद्धिसत्व। बुद्धिसत्व कौन हो गए? जो कि होली बुद्धिस्ट हो गए ये लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए जैसे नागार्जुन हुए, असांगार हुए। ठीक है, इन्होंने इस महायाना की फॉर्मेशन की, इसको अलग किया, मतलब इसकी स्थापना इन्होंने की ही। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। ये कौन सी, ये संस्कृत यूज़ करते थे, वो लोग पाली यूज़ करते थे। ठीक है ना, और हिनायाना और महायाना कौन यूज़ करते थे? संस्कृत। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वो इंडिया, श्रीलंका और ऐसे जगह पाए जाते हैं। ये कहाँ पे? चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में चले जाइए। ठीक है, या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में चले जाइए, ये लोग मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, बुद्धिज़्म का क्या इम्पैक्ट हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो बुद्धिज़्म के इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं ना, बुद्धिज़्म का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा सोशल लाइफ में। ठीक है, पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब आप समझते हैं, अहिंसा बिकेम अ वीपन अगेंस्ट द इल ऑफ द सोसाइटी। अहिंसा का मतलब ये एक्चुअली अहिंसा का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से ये एक आपके पास औजार है, हथियार है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? सोसाइटी में जो इल इफेक्ट है, जो बुराइयां हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो एनिमल प्रोटेक्शन करिए आप। ठीक है ना, बुद्धिज़्म का राइज करिए, कल्चर डेवलप करिए। ठीक है, इन सब के बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी ने बाद में अहिंसा को ही अपनाया था। अहिंसा से ही बना है अहिंसा, नॉन वायलेंस को ही बोलते हैं अहिंसा। ठीक है, सीधी सी बात है, ब्रिटिश रूल के टाइम महात्मा गांधी यही तो अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ करता था? तो ये बहुत सारे मूवमेंट लाए। ठीक है ना, रिफॉर्म लाए, जिससे क्या हुआ? सुधार हुआ, और ये हिंदुइज्म के संपर्क में आने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को मिला के ही तो बने थे ना ये। ठीक है, लेकिन ये चैलेंज करते थे हिंदुइज्म को। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड चैलेंज टू हिंदुइज्म। ठीक है ना, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हिंदुइज्म को क्या कर देते थे? चैलेंज कर देते थे। चैलेंज का मतलब कंपेयर करना थोड़ा सा। ठीक है, कि आप में ये है तो हम इससे बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला है इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस? सोशल का मतलब समाज में जिस आप सोसाइटी में रहते हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो बुराइयाँ थी वो ख़त्म होने लगी। ठीक है ना, और अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिला। क्या मिला? पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को सुधारने का। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे भी। ठीक है, अगला आते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो रिवोल्ट्स ऑफ द साक्या, वजीर एंड मलाज, ये सब जो थे बुद्धिज़्म के समय में। ठीक है ना, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, देखने को मिला। उसके बाद अशोक और कनिष्क जो थे, इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना स्टेट रिलीजन ही घोषित कर दिया। मतलब अशोक ने क्या किया? बुद्धिज़्म ही अपना लिया, और कनिष्क ने भी। अगला है कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, इसके बारे में देखिए। तो बुद्धिज़्म जो है पूरी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और श्रीलंका में फैल गया। इसके फैलते 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 ये धीरे धीरे इंडिया में भी फैलने लगा, और इतना फैला कि ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज कल्चर बना किसके किसके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में और इंडिया के बीच में। जो जहाँ इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में गया तो उस कंट्री और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा इसका एक रिलेशन बन गया, ठीक है, और इसकी वजह से ट्रेड भी होने लगे। अगला है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए बुद्धिज़्म की वजह से बहुत सारे लैंग्वेज और लिटरेचर पे भी इफेक्ट आए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पाली 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 का नाम सुना था ना, पाली डेवलप हुआ, उसके बाद है त्रिपिटका, जातक, ये सब जो है इनके बारे में लोग जो जानने लगे, ठीक है, और इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स दिए गए हैं बुद्धिस्ट लोग के, ठीक है ना। तो अगला देखिए लिटरेरी वर्क्स और रिटन इन द पाली लैंग्वेज। तो ये सभी जितने भी लिटरेरी वर्ड्स थे ये किस लैंग्वेज में लिखे जाने लगे, पाली लैंग्वेज में। किस में लिखे जाने लगे, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके बाद है देखिए महावर्षमा और दीपावर्षमा, ठीक है ना, ये सब चीज़ों में। तो पाली लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखे जाने लगे, लिटरेरी वर्क, उनका क्या नाम पड़ा, महावर्षमा और दीपावर्षमा। तो देखिए दिव्या वंदना क्या है, दिव्या वंदना, तो दिव्या वंदना ललित वस्त्रा, ठीक है। और उसके बाद पड़ गया हमारा सौंदरानंद, ठीक है, ध्यान से सुनिए, दिव्यानंद, ललित विस्तारा, ठीक है, एंड सौंदरानंद एंड बुद्धचरिता, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिटरेचर है जो कि किस में लिखे हैं, संस्कृत में। अगला ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए उस समय क्या था, स्तूप, चैत्य, विहाराज, ये सब जो है रॉक से बनते थे, ठीक है ना। टेम्पल भी ये सब से बनते थे, ठीक है, रॉक से बना करते थे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता था, तो सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम स्ट्रक्चर। डोम का मतलब आप ऐसे समझते हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, ऐसे 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 ऐसे, ये डोम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा डोम स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, कंटेनिंग द रिप्लिक्स ऑफ द बुद्धा लाइक द हेयर, उनके बाल, तीत और बोन्स को, इन सब को रखा जाता था, ठीक है। स्तूपा है द सांची स्तूप, भरूच, अमरावती, ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल हैं जो कि आज भी बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक। अगला देखिए ये है सांची स्तूप, यहाँ पे डोम बना हुआ है ना ऐसे। चलिए अगला देखिए, तो सांची स्तूप में चैत्या, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर हॉल बना हुआ है, सेमी सर्कुलर रूफ बना हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स हुए हैं। हॉल जो है वो वर्शिप के लिए रखा गया है, ठीक है। विहारा वेयर द मोनेस्ट्रीज फॉर द मॉन्क, विहार एक मोनेस्ट्री होता था जो यहाँ पे रहते थे, ये सब डिस्कस कर ही चुके हैं। बाद में क्या हुआ कि बुद्ध ने कार्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, क्रिश्चियन इरा के बाद, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर के खोले, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टाइम्स आया, और इस टाइम्स में कहीं ना कहीं अशोक ने स्टोन कटिंग या चिसलिंग, जो कि वो काट काट के पत्थर को बनाते ना, वो उसके डेवलपमेंट करते, उसी से बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद हुआ कि बुद्धिज़्म जो है वो कभी डिक्लाइन भी होने लगा। क्या होने लगा कि स्प्लिट इन बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म में बंटवारा भी होने लगे बहुत सारे, हिनाया और महायाना में बट गया। तो इसलिए बुद्धिज़्म जो है कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन की कगार पे आने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे बंटने लगे। क्यों, क्योंकि संस्कृत और पाली के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे बार बार। उसके बाद है करप्शन इन सांगास, सांगास में करप्शन फैल गया, जबकि ये करप्शन तो बुद्धिज़्म के खिलाफ है। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन होने लगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगला है रिफॉर्म्स इन हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में ऐसे ऐसे रिफॉर्म होने लगे ना कि हिंदुइज़्म में ऐसे ऐसे रिफॉर्म होने लगे कि जिसकी वजह से क्या होने लगा कि इनमें इम्पैक्ट देखने को मिलने लगा, मतलब इनका डिक्लाइनेशन का कारण हो गया, ठीक है। क्योंकि बाद में शाक्याज और सातवाहन जो है इनमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, मतलब कि जो फॉरेन इन्वेडर आते थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एंड हिंदुइज़्म की तरफ बढ़ जाते थे, तो बुद्धिज़्म थोड़ा पीछे आ जाता था, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म होने लगे हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगे। इसकी वजह से बुद्धिज़्म को लोग की तरफ कम अट्रैक्टेड हुए, मतलब मानते थे लेकिन अट्रैक्शन कम हो गया थोड़ा सा। इन्वेजन की बात करें तो 8th सेंचुरी एडी में तुर्किश लोग आए। अब तुर्किश लोग आए तो बुद्धिज़्म को उन्होंने क्या किया, हटा ही दिया, एक तरीके से मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, हटा ही दिया, बहुत सारे वेल्थ लूट कर लेकर गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से नालंदा का आपने नाम सुना होगा, और तक्षशिला, यहाँ पे जो मोनेस्ट्री हुआ उनको बर्बाद कर दिया। नेपाल और तिब्बत को बहुत सारा धन था, वहाँ से नेबरिंग कंट्री को फ्री कराया और वहाँ से धन को लूटा और ले जाने लगे। तो इस प्रकार से बुद्धिज़्म का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़ा, मतलब डिक्लाइनेशन होने लगा। अगला है
एंड ऑफ रॉयल पैटर्नर्स, तो पहले राजपूत रूलर जो होते थे उनमें वारलाइक स्ट्रक्चर ये सब पॉलिसी आने लगी, अहिंसा खत्म होने लगा, ठीक है। तो अहिंसा जब खत्म होगी तो सीधी सी बात है आप कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को छोड़ रहे हैं, तो और वो जो है हिंदू कुट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है, गॉडेस की तरफ, इसलिए बुद्धिज़्म को डिक्लिनेशन बुद्धिज़्म का होने लगा। अब आप देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बीच में। तो पहला है कि दोनों के फाउंडर जो हैं, द फाउंडर ऑफ बोथ द रिलीजन महावीर एंड गौतम सिमिलर बैकग्राउंड के थे, ठीक है। दूसरा है कि दोनों को सैल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरा है कि कभी भी वेद को एक्सेप्ट नहीं किया है। और चौथा है कि इन्होंने नॉन वायलेंस को ही हमेशा प्रेफरेंस दिया है, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पांचवा है कि मॉन्क्स एंड नॉन बुद्धिस्ट जैनिज्म हैड टू रिनाउंस फैमिली लाइफ, ये हमेशा फैमिली लाइफ को छोड़ के ही अपनी ज़िंदगी जीते थे, ठीक है, हमेशा चैरिटी की बात करते थे। अब डिसिमिलरिटीज़ की बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो ये देखिए बुद्धिज़्म में क्या बोल रहा है कि 6 BC के करीब में आया है, और ये कब आया, महावीर, इट फाउंडेड बिफोर महावीर, ठीक है ना, और तीर्थंकर के समय तक रहा, मतलब महावीर के जन्म से पहले और तीर्थंकर के मृत्यु के पहले तक रहा, महावीर के जन्म से पहले की स्टार्टिंग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें मिडिल पाथ को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें हार्ड पेनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें है कि वाइड, और इसमें है कि फार और वाइड कल्चर है इंडिया में एवोल्यूशन का, और इसमें क्या है कि ये इंडिया में उतने तेज़ी से नहीं फैला, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। चलिए गाइस, तो ये रहा आपका चैप्टर एंड, तो आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए, और भी चैप्टर इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब को शेयर जरूर करिए, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और सभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।